नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज़ में। आज हम बात करेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एज ए होल के बारे में और हम देखेंगे कि अफ्रीका और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। और हम हल्का सा एक नज़र डालेंगे कि चाइना क्या कर रहा है अफ्रीका में, चाइना वहाँ पे क्या कर रहा है ताकि उससे अफ्रीका को प्रॉब्लम्स हो रही हैं या फ़ायदा हो रहा है। हम चाइना की ये रोल पे एक बार नज़र डालेंगे और हम देखेंगे कि जैसा आज अफ्रीका है, जो आज एक गरीब कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे मोस्टली कंट्रीज जो हैं वो गरीबी में जी रही हैं। वहाँ की पर कैपिटा जीडीपी जो है वो और डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपेयर में बहुत कम है। तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? क्या अफ्रीका हमेशा से ही गरीब था या फिर उनके पीछे क्या रीज़न्स हो, वो हम देखेंगे आज। तो आइए देखते हैं। तो आपको पता होगा कि जैसा कि हमारे ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने राज किया था, पोर्टुगीज़ ने राज किया, फ्रेंच, डच, तो ये सारी जो यूरोपियन पावर्स थी इन्होंने हमें कॉलोनाइज़ किया। इसकी वजह से इंडिया जो था वो 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हम बहुत गरीब देश थे और हमें 70 साल लगे हैं। तो अब हम जा कर के एक डेवलपिंग कंट्री की रेस में हम पहुँचे हैं। अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तो यही सेम काम अफ्रीका के साथ भी हुआ था। क्या हुआ कि अफ्रीका को भी बहुत सारी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी, ये चारों को नाम जो मैंने आपको बताए, ये तो वहाँ पे थी ही थी, और भी कई सारी जो छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने भी अफ्रीका के कई सारे देशों के ऊपर कब्जा किया हुआ था। और अफ्रीका को तो आज़ादी अभी हुए मुश्किल से 3 से 4 डिकेड हुए हैं। तो अफ्रीका सबसे लास्ट में आज़ाद होने वाले कंट्री जो थी वो अफ्रीका में ही पाई जाती हैं सारी की सारी। तो हम देखते हैं, ये देखिए मैंने आपको जैसा बोला कि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज जो थी उन्होंने अफ्रीका के ऊपर कब्जा किया हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ये बेल्जियम है, यहाँ पे ये फ्रांस है, स्पेन, पोर्टुगल। तो ये सारी कंट्रीज जो थी वो अभी आप देख सकते हैं इन्होंने किस तरीके से अफ्रीका के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। पहले क्या था, अफ्रीका एक वोल कॉन्टिनेंट था, उनके में क्या थे, ट्राइब्स हुआ करते थे वहाँ पहले। ऐसा वहाँ देश का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। वहाँ पे बड़ी बड़ी और छोटी छोटी ट्राइब्स थी। और क्योंकि अफ्रीका में क्या है कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ नहीं है, इस वजह से क्या है कि वहाँ का वेदर पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो वहाँ मोस्टली जो लोग रहते थे वो नोमैड्स वाली लाइफ जिया करते थे। मतलब कि जब गर्मी हुई तो वो एक रीजन से दूसरी जगह पे चले जाते थे, जब बहुत ज़्यादा ठंडी हुई तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। और अपना समय के हिसाब से जैसा उनको ज़रूरत पड़ती थी वो एक रीजन से दूसरी रीजन आते जाते रहते थे। इस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि यूरोपियन पावर्स आई और उन्होंने पूरे अफ्रीका को कॉलोनाइज किया और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। जिसके बाद फिर अफ्रीका कैसा दिखता है आप ये देख सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज़ हैं। आपको मैं बता दूं कि टोटल 54 कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में इस वक्त। और भी कई जगह पे अभी विवाद चल रहे हैं, जिसमें कि अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो बोल रही हैं कि हमें भी और भी हम नई कंट्री बनाना चाहते हैं एक पुरानी कंट्री में से। तो ऐसी भी कई सारी कंट्री हैं जहाँ पे विवाद चल रहे हैं। तो आप ये देखिए, आप अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ के बॉर्डर्स देखेंगे तो ये देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन है बॉर्डर। आपने किसी भी कंट्री का ऐसा देखा होगा? ये देखिए आप, स्ट्रेट लाइन बॉर्डर है एकदम। तो अफ्रीका की जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं उनके आप बॉर्डर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मैप के ऊपर ड्रॉ किए हुए बॉर्डर हैं। ये ऐसे बॉर्डर नहीं है कि वहाँ पे लोग रहते थे और उस तरीके से बॉर्डर डेवलप हुआ, ऐसा नहीं था। यहाँ पे जिन कंट्रियों का कब्जा था उन्होंने मैप पे ड्रॉ किया कि ये वाला हिस्सा मेरा और ये वाला हिस्सा तेरा। इस एरिया पे जो जो भी यहाँ पे खनिज पदार्थ हैं, जो भी यहाँ पे, आपको पता होगा कि अफ्रीका जो है वो एक मिनरल रिच कंट्री है। तो जो अफ्रीका की के ऊपर जिन कंट्रीज ने कब्जा किया हुआ था उन्होंने ये डिसाइड किया आपस में कि ये वाला हिस्सा आपका तुम्हारा है, ये वाला हिस्सा मेरा है, मैं तुम्हारे में इंटरफेयर नहीं करूँगा और तुम मेरे में इंटरफेयर मत करना। इस तरीके से इन्होंने स्ट्रेट लाइंस में, आप देखिए कैसे बॉर्डर्स हैं अफ्रीका के। तो इससे आप ये क्लियरली पता लगा सकते हैं कि अफ्रीका के साथ किस लेवल का कोलोनाइजेशन वहाँ पर यूरोपियन पावर्स ने किया था। ये तो थी एक शॉर्ट में हिस्ट्री जो कि मैंने आपको बता दी है। अब हम देखेंगे, एक नज़र डालेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हैं इंडिया अफ्रीका के रिलेशंस। मैंने आपको शॉर्ट ओवरव्यू दिया था ताकि आपको एक हिस्ट्री, हल्की सी बैकग्राउंड पता लग जाए कि अफ्रीका का कैसा रहा है, एंशियंट पास्ट कैसा रहा है उसका। क्योंकि जब हमें पास्ट का पता रहेगा तभी हम फ्यूचर पे और प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसको हम अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो अब आप देखिए ये सब चीज़ें जो उनके साथ हुई, और अभी वो मुश्किल से 3-4 डिकेड पहले ही आज़ाद हुआ है अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है पूरा। मतलब अलग अलग टाइम जोन में उनकी अलग अलग कंट्रीज बनी, लेकिन जो सबसे लास्ट में भी उनकी कंट्रीज जिनको आज़ादी मिली है उसको भी मुश्किल से 3-4 डिकेड हुए होंगे जब वो यूरोपियन कंट्रीज ने उन्हें आज़ादी दी है। तो अब देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि इस वक्त प्रेजेंट टाइम में अफ्रीका फेस कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, एक तो पुअर ग्रोथ रेट। तो मैं आपको बता दूं कि 2019 में इनका जो ग्रोथ रेट था अफ्रीका का वो केवल 2.4% था। जबकि आपको पता होगा कि अगर हम कोई एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और वो डेवलपिंग भी नहीं है, अभी वो अंडर डेवलप्ड कंट्री और वो ग्रो कर रहा है, तो उनकी स्पीड और तेज़ होनी चाहिए, तभी तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के आसपास पहुंच पाएंगे। लेकिन क्योंकि अफ्रीका में गरीबी इतनी ज़्यादा है कि मतलब वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं, वो 2.4% की स्पीड से अभी भी ग्रो कर रहे हैं। हालांकि 2.4% तो भी डिसेंट ग्रोथ रेट थी। लेकिन अब 2020 में आप सभी को पता है कि कोविड आ गया।
तो कोविड आने के बाद जो अफ्रीका की ग्रोथ रेट है वो ऐसा माना जा रहा है कि इट वुड बी एनी वेयर अप्रॉक्स -5% और -6%, जो कि बहुत ही ख़राब कह सकते हैं हम। तो ये टोटल 54 कंट्रीज़ का ओवरऑल मैं आपको ग्रोथ रेट बता रहा हूँ। तो ये अप्रॉक्स -5 से -6% रहने वाला है 2020 में। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, ताकि जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, स्टैट्स बता रहा हूँ, वो आप नोट डाउन कर सकें। क्योंकि ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ ये सारा गवर्नमेंट के ऑथेंटिक सोर्सेज से लिया हुआ है, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और आप वो अपने एग्जाम्स में लिख के आ सकते हैं। ये क्या होगा, इससे आपको मार्क्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे वहाँ पे। तो अफ्रीका क्योंकि इतना गरीब है, तो वहाँ पे जो डिजीज़ हैं, जैसे मान लीजिए कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे मॉल न्यूट्रिशन था, मलेरिया, डायबिटीज़, ऐसी ऐसी बीमारियाँ थी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो यही सेम कंडीशन इस वक्त अफ्रीका की है। वहाँ पे भी HIV के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, डायबिटीज़, मलेरिया, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। एक होता है माल न्यूट्रिशन, और जो उसका भी नेक्स्ट लेवल का स्टेज आता है वो होता है क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। वो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो आप सोच सकते हैं वहाँ पे डिजीज़ किस लेवल की डिजीज़ वहाँ पे चल रही हैं अफ्रीका में इस वक्त। अभी हाल के दिनों में क्या हुआ है कि अफ्रीका के जो कई सारी कंट्री, जैसे कि नाइजीरिया हो गया, वहाँ पे क्या हो गया है कि ऑयल मिल गया है। तो ऑयल मिलने के बाद क्या हुआ वहाँ पे कि ऑयल से क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट में ऑयल जो होता है वो खर्चा होता है। तो उससे क्या होता है, चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि लेकिन अफ्रीका में क्या हुआ, कई सारे देशों में खुद ही ऑयल मिल गया, तो इसमें से क्या होगा, वहाँ पे चीज़ें सस्ती हो गई हैं। आपको पता है कि अगर डिसेंट हमें ग्रोथ रेट चाहिए किसी भी कंट्री में, तो उसके लिए इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत होना बहुत ज़रूरी है। 1 2 3% एटलीस्ट इन्फ्लेशन होना चाहिए, तभी वो कंट्री अच्छे से ग्रो कर पाएगी। लेकिन इनके यहाँ पे क्या है, इनके यहाँ पे इन्फ्लेशन तो छोड़िए, डिफ्लेशन आ गया है। मतलब कमोडिटी की जो प्राइसेस होनी चाहिए वो हो ही नहीं पा रही है, बल्कि और वो कम रेट में बेचना पड़ रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ है, वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर पा रही है अफ्रीका की। ये सब कुछ इश्यूज से जो कि आपके लिए जानने ज़रूरी हैं, इससे एक बैकग्राउंड तैयार होगा अफ्रीका का कि इस वक्त अफ्रीका की कंडीशन क्या है। वो हम एक नज़र डालते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि केवल खामियाँ ही खामियाँ हैं अफ्रीका में, हम उनकी स्ट्रेंथ पे भी नज़र डालेंगे। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको कि अफ्रीका इतना स्ट्रेंथ उसमें ऐसी क्या है जो कि उसके ऊपर सारा का सारा यूरोपियन पावर जो थी वो सारी की सारी उसे कोलोनाइज करने में लगी हुई थी। तो ये आपके लिए मैं बहुत ही बढ़िया एक ये मैप लाया हूँ। ये एक अल जजीरा न्यूज़ पोर्टल है, उनकी तरफ से प्रकाशित है मैप। इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने कंट्री वाइज शेयर किया हुआ है कि किस कंट्री में क्या मिनरल रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से उनकी 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 उस पर जिनको निकालने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ की नज़र उनके ऊपर गई, और फिर ये पूरा का पूरा अफ्रीका कोलोनाइज कर दिया गया यूरोपियन कंट्रीज़ द्वारा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डायमंड है, यहाँ पे गोल्ड है, और ये पूरा का पूरा ये वाला जो एरिया है ये पूरा पेट्रोलियम रिच है। गोल्ड, यूरेनियम, जो कि मतलब बहुत ही स्कार्स रिसोर्सेज हैं पूरी दुनिया में, वो अफ्रीका में सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है। जो कि फ्यूचर में अफ्रीका जब और अभी 10 20 50 साल और हो जाएंगे, फिर अफ्रीका जो अपने फुल फ्लो पे जब ग्रोथ करेगा, उनके पास इतना पैसा रहेगा कि वो अपने अंदर इन्वेस्ट कर पाएँ, ताकि वो और अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएँ। तब ये सारे मिनरल्स जो हैं उनके लिए काम में आएंगे। लेकिन अभी तो क्या है कि अभी तो इनके लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि इसी की वजह से उनका क्या हो गया, कोलोनाइजेशन। लेकिन यही रीजन थे जिसकी वजह से वो कोलोनाइज हो गया। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो एक तरीके से उनकी ताकत भी हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से अफ्रीका के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आई थी वो भी इन्हीं की वजह से आई थी। तो ये देखिए पहला पॉइंट हो गया, वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। अब उनकी क्या है, डेमोग्राफी जो है वो काफ़ी यूथफुल है। जैसे कि आप इंडिया के बारे में सुनते होंगे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बिलो 30 है, बिलो 30 है हमारी पॉपुलेशन। तो हम कहते हैं हमारे यहाँ पे यूथफुल डेमोग्राफी है। तो यही सेम कंडीशन जो है अफ्रीका में है। बल्कि अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनकी की एज जो एवरेज एज है वो 30 से भी 25 24 तक भी है। ऐसी ऐसी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे, जिससे कि क्या होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, फ्यूचर में अफ्रीका को ग्रो करने में मदद मिलेगी, जब अफ्रीका के कई सारे देश इतना पैसा सफिशिएंट अमाउंट में कमा लेंगे कि वो अपनी कंट्री में एटलीस्ट इन्वेस्ट कर पाएँ। लेकिन ये तब काम आएगा। अभी तो क्या है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अफ्रीका के लिए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो इनको सही तरीके से खिला पाएँ, इनका इलाज कर पाएँ, इनको पढ़ा पाएँ, ताकि ये जा करके आगे रिसोर्स बने, एसेट बने आगे चल के। ऐसा ना हो कि ये लाइबिलिटी बन जाए अफ्रीका के लिए, ये भी अफ्रीका को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसमें एक और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, इनके नंबर्स। आप देखिए ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर टोटल 54 कंट्रीज आती हैं, जो कि इंडिया की जो एक बेट है, हम चाहते हैं कि हम एक UN मेंबर बने, परमानेंट सीट मिले हमें, वीटो पावर मिले हमें। तो उसके लिए जो 54 कंट्रीज हैं ये साथ में अगर आकर के इंडिया के लिए वोट करती हैं, तो वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर होगा, और हम यूनाइटेड नेशंस में इजीली से हमें वो सीट हमें मिल सकती है, जिसके लिए हम इतने दिनों से परेशान हैं। हमें चाहिए वो सीट, हम डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारी डिमांड सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं थे। और जब हमारे पास अब नंबर्स आ गए हैं, कई सारी कंट्री हमें सपोर्ट कर रही हैं, तो जो 5 पावर होल्डर हैं, परमानेंट P5 कंट्रीज जो हैं, वो अब हमें नहीं चाहती कि हम उनका परमानेंट कंट्रीज़ का मेंबर बने, और क्योंकि वो चाहती हैं कि वीटो पावर जो है वो केवल उन तक इसे लिमिटेड रहें। तो ये सारी कुछ स्ट्रेंथ थी। तो
तो ये चीज़ें कुछ स्ट्रेंथ है अफ्रीका की। अब आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे अफ्रीका में इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया। तो हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। तो पहला क्या है, एनर्जी। वहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट का लेवल जो है वो बहुत कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हम करने में वहाँ पे रोड्स बना सकते हैं, हम रेलवे बना सकते हैं। कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कनेक्टिविटी होती है, वो भी वहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरी क्या है, आजकल जो ऐसे आप मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देखते हैं, ये जो ई टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे नहीं है। तो अभी इंडिया जो है इस सेक्टर में भी निवेश कर सकता है। आपको पता होगा भारतीय एयरटेल जो है वहाँ पे अफ्रीका में एक बड़ा प्लेयर है। मतलब अफ्रीका में जो सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ होते हैं, तो जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसमें भी इंडिया का जो भारतीय एयरटेल कंपनी है वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। हम माइनिंग में भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम ऐसी वाली माइनिंग नहीं करेंगे वहाँ पे कि हम देश कॉलोनाइज कर लें, लेकिन हम इस तरीके की माइंस बना सकते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद उसके अंदर से अगर कुछ निकलता है, डायमंड निकलता है, गोल्ड निकलता है, तो उसका इस तरीके से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें कि उससे अफ्रीका का भी भला हो और उससे इंडिया का भी बेनिफिट हो। तो इस तरीके से हम दोनों कंट्रीज अपना अपना फ़ायदा देख सकती हैं जब हम इन चीज़ों में, इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस के ऊपर जब बात करेंगे तो हम एक नज़र डालेंगे कि चाइना क्या कर रहा है वहाँ पे, इस वक्त चाइना की क्या कंडीशन है। तो आइए देखते हैं। आप ये पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका एन एग्जाम्पल टू न्यू कॉलोनियल इरोजन ऑफ सोवरेनिटी। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे पहले जो कॉलोनियल पावर थी, ये जो यूरोपियन पावर थी जिन्होंने आकर के अफ्रीका के ऊपर राज किया था, तो चाइना भी कुछ वैसा ही करना चाह रहा है अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट करके। तो आइए देखते हैं कि चाइना इस काम को कैसे कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि चाइना की किस लेवल की पार्टनरशिप है अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ। पार्टनरशिप कह सकते हैं इसे, या फिर कह सकते हैं कि चाइना ने इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अफ्रीका में कि उससे केवल चाइना का ही फ़ायदा हो रहा है। और अफ्रीका के लोग तो आज भी उतने ही गरीब हैं, लेकिन चाइना क्या है, अपने जीडीपी के नंबर्स में ट्रिलियन जोड़ता जा रहा है अफ्रीका में बिजनेस करके। तो आप ये देखिए कि 2010 में जो ट्रेड था, एनुअल ट्रेड अफ्रीका और चाइना का, वो $210 बिलियन था। अब मैं आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को लगता है कि जब अफ्रीका और चाइना ट्रेड करेंगे तो अफ्रीका जो है उसको इस ट्रेड में घाटा होगा। मतलब कंपेयर टू चाइना कितना सामान बेचता है अफ्रीका में, उसका मेरे को 25% भी अगर अफ्रीका बेच दे चाइना में, तो ये एक अचीवमेंट होगी अफ्रीका के लिए। तो ये हाईली डिक्लाइंड है ये ट्रेड चाइना की तरफ। तो इस तरीके से चाइना जो है वो बिलियंस कमा रहा है अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करके। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि चाइना क्या कर रहा है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हैवली इन्वेस्ट कर रहा है। और वो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पे कि मोनोपोली हो, जैसा कि आपने सुना था कि श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो चाइना ने एक्वायर कर लिया है, या फिर पाकिस्तान का ग्वादर है, या फिर ईरान का चाबहार पोर्ट है। तो लोन देते हैं, ये उसका इतना लोन दे देते हैं कि वो अगली कंट्री रिटर्न ही ना कर पाए। तो जब रिटर्न नहीं कर पाएगी तो फिर क्या बोलेंगे कि अब हमें पैसे नहीं सकते हैं, तो अब अपने पैसे की जगह हमें पोर्ट दे दीजिए, या अपनी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड दे दीजिए, या ऐसी कोई भी चीज़ दे दीजिए हमें जिससे कि हमारा बेनिफिट हो, वो हमारी कंट्री का बेनिफिट हो। तो ये देखिए मैंने आपके लिए मैप लगाया है कि चाइना जो है वो ये रेलवे लाइन डेवलप कर रहा है फ्रॉम ईस्ट साइड टू वेस्ट साइड। ये स्टार्ट हो रहा है पूरा लोबीतो पोर्ट, यहाँ से शुरू हो रहा है ये, और ये ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, ये आप देख सकते हैं दार एस सलाम पोर्ट जो है, ये अफ्रीका के सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स में से एक है। क्योंकि ये तंजानिया जो है, ये वहाँ की, तंजानिया की पूरी जो कंट्री है ये डिपेंड इसी चीज़ पे है कि ये ट्रेड, इनका जो लोकेशन है जो यहाँ पे पड़ता है, इस वजह से इनके पास काफ़ी यहाँ पे बिजनेस आता है। तो अभी क्या कर रहा है चाइना, कि चाइना इस वाले पोर्ट को इस वाली तरफ से जोड़ रहा है रेलवे लाइन के थ्रू। तो इसमें जो पैसा खर्च होगा वो कहाँ से आएगा, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसमें लगभग लगभग चाइना जो है वो $7.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने में। तो और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये ये अफ्रीका के पेपर्स, वहाँ के जो थिंक टैंक्स हैं, एक आध जो साउथ अफ्रीका में जो कि थोड़ा डेवलप कर गया है इस वक्त कंट्री जो है अफ्रीका की, वहाँ के कुछ थिंक टैंक्स हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि चाइना जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाली रोड, ये रेलवे का मैप है जो कि चाइना अपने पैसे दे करके इन्वेस्टमेंट करके डेवलप करना चाह रहा है, ताकि वो ईस्ट से वेस्ट को और नॉर्थ से साउथ को जोड़ सकें। इससे क्या होगा, जो उनके माइनिंग के ऑपरेशंस हैं उसमें काफ़ी आसानी मिलेगी, और जो इनके पोर्ट्स होंगे यहाँ पे, ये पूरा का पूरा पोर्ट जो है वो एक पोर्ट दूसरे से कनेक्ट कर पाएगा। इस वजह से अफ्रीका में चाइना बहुत ही हैवीली इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन अफ्रीका जो है अभी उनको हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो इस वजह से वो मना भी नहीं कर सकते एकदम खुल करके चाइना को कि आप हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है इस वक्त। तो चाइना आप ये देख सकते हैं वहाँ पर रेलवे लाइन डेवलप कर रहा है। तो हर कंट्री में आप जितनी भी मेन कंट्रीज हैं आप देखेंगे अफ्रीका में, उनके जितने भी पोर्ट्स हैं वो सब कौन डेवलप कर रहा है, चाइना डेवलप कर रहा है। उनके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चाइना बना रहा है। तो इस तरीके से चाइना एक तो उनको लोन देता है पहले बहुत ज़्यादा, उसका फिर आपको पता है कि वही वाली कंडीशन जो मैंने आपको बताई, वो सर्कल पूरा घूमता है कि पहले लोन दिया हमने, फिर हम उनसे बोलेंगे कि हम यहाँ पे कंपनी लगाना चाहते हैं तो हमें लोन बहुत, लैंड चाहिए तो बहुत सस्ते में आप हमें लैंड प्रोवाइड करवाइए,
या फिर अगर वो बोलेंगे कि हमें यहाँ पे माइनिंग ऑपरेशंस करने हैं, तो वो जो कंट्री है उसे लगेगा कि इन्होंने हमारी कंट्री में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ, तो हम मना कैसे करें, तो वो प्रेशर में आ जाते हैं। तो इस तरीके से वो कंट्रीज जो है वो मना नहीं कर पाती हैं, और इसका चाइना फ़ायदा उठा लेता है, और वो बहुत बड़े बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको अपनी कंट्री में ले जाता है। अब ये देखिए आप, चाइना जो है उसने लगभग $60 बिलियन जो है वो एक साइड रख दिए हैं केवल इस नाम पे कि वो अफ्रीका में इन्वेस्ट करेंगे उसे। और इसमें जैसे इससे क्या है कि अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनको लग रहा है कि $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में क्या घाटा हो सकता है इससे अफ्रीकन कंट्रीज़ को, वो ये इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अब ये देखिए, चाइना जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अफ्रीका का। और अभी जब से कोविड-19 फैला है, तब से चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे डोनेशन डिप्लोमेसी दिखा रहा है। डोनेशन डिप्लोमेसी मतलब कि मास्क भेज दिए कभी उन्हें, कभी मास्क की अगर ज़रूरत है भेज दी, वो भेज दिए, या फिर वेंटिलेटर्स भेज दिए, या फिर मेडिसिन अगर उनको चाहिए कोई तो वो भेज दी सस्ते में, या फिर किसी को एज ए लोन दे दिया, या फिर बोल दिया कि तुम बाद में पैसे दे देना, अभी ले जाओ। लेकिन इसमें भी चाइना की थोड़ी सी बेइज्जती हो गई। ये बेइज्जती कब हुई उनकी, जब कई सारे जो उन्होंने मास्क दिए थे या वेंटिलेटर दिए थे और जो इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी मशीन थी जो कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए मददगार हो सकती थी, तो वो क्या हुआ, बहुत ही बैड क्वालिटी की निकली। कई सारी उनके जो मास्क थे वो इस तरीके से थे कि वो रोक ही नहीं सकते थे कोविड-19 के संक्रमण को एक आदमी से दूसरे आदमी में ना फैले, तो वो संक्रमण रोक पाने में सक्षम नहीं थे। ऐसे भी मास्क थे बहुत ही बैड क्वालिटी के, वो भेज दिए थे उन्होंने वहाँ पे। कई सारे ऐसी न्यूज़ आई, रिपोर्ट्स आई कि यूज्ड मास्क जो होते हैं, जो ख़राब हो चुके थे, वो भेज दिए वहाँ पे। तो फिर बाद में कभी कभी न्यूज़ आती है ऐसी चाइना से भी, क्योंकि चाइना में बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं अफ्रीका के, क्योंकि अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं अफ्रीकन वो भी जाते हैं चाइना में पढ़ने। तो इससे क्या होता है, कभी कभी ऐसी न्यूज़ भी आती रहती है कि जो कि चाइनीज़ जो नेशनल्स हैं वो अफ्रीका के जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। और कोविड-19 के टाइम पे तो वो यहाँ तक पहुँच गया कि उन्होंने बोला कि कोविड-19 जो चाइना में फैल रहा है, वुहान में जो चाइना में फैलना शुरू हुआ है कोविड-19, उसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है, अफ्रीकन नेशंस। वो बोल रहे हैं कि तुम भूखे नंगे हो, तो तुम लेके आए हो इस बीमारी को हमारी कंट्री में, अदरवाइज़ हमारी कंट्री में तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, हम डेवलप थे, तुम लेके आए इस बीमारी को और तुमने हमारे ऊपर फैला दिया। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर अफ्रीका जो है वो थोड़ा गरीब है, तो चाइना सोच रहा है कि हम उसके ऊपर प्रेशर बना दें, और जो उनके ऊपर उन्होंने गलत काम किया है, उन्होंने कोविड-19 को फैलाया है, वो ब्लेम डाल दें किसके ऊपर, अफ्रीका के ऊपर। तो ये सब भी काम चाइना वहाँ पर करता रहता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो चाइना ये काम कर रहा है, इसको काउंटर करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है ताकि हम अफ्रीका की हेल्प कर सकें, क्योंकि इंडिया ने भी वो सब फेस किया है। वही ब्रिटिशर्स जो थे, वही फ्रेंच थे, वही यूरोपियन पावर थी, इन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज किया था कभी। वही अफ्रीका के ऊपर भी सेम काम किया उन्होंने, अफ्रीका भी अभी नया नया आज़ाद हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स आई वो अफ्रीका को ना फेस करनी पड़े। तो इसलिए इंडिया जो है वो उनकी हर तरीके से मदद करता रहता है। लेकिन इसका क्या है, इसमें एक जो गलत फैक्टर पड़ जाता है इंडिया का, वो ये हो जाता है कि अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गे दाल बराबर, यार ये तो है ही है, ये तो करेगा इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ जा रहा है। तो इस तरीके इस चीज़ को हमें बदलना पड़ेगा। हमने ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो हमें समझे कि ये तो खैरात है, ये तो देगा ही देगा। हमें दूसरी कंट्रियों के ऊपर फोकस करना। जैसे मैं आपको इस बात को एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट है बड़ा, अगर वो मान लीजिए उसके 3-4 बिडर्स हैं कि इंडिया भी चाहता है उसको लेना, उसको चाइना भी लेना चाहता है, उसकी दूसरी कंट्री या फिर कोई यूरोपियन कंट्री भी लेना चाहती हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो इंडिया, जबकि उनका बहुत हमेशा हम बेनिफिट चाहते हैं, हमने उनके ऊपर कोई कब्जा नहीं किया, हमने उन्हें हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करी। हम जब अफ्रीका की हेल्प करते हैं तो हम प्रॉफिट नहीं देखते अपना कि हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है या नुकसान क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि हम कैसे अफ्रीका की हेल्प कर पाएँ। तो ये, लेकिन अफ्रीका की बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ को भूल जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बता रहा था वो एग्जांपल, तो उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि एक तरफ इंडिया बिडिंग कर रहा है और एक तरफ चाइना बिडिंग कर रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे कि वो कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो चाइना को मिल जाए, क्योंकि वो देखते हैं कि अगर वो चाइना को प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो कल को चाइना और हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगा। इंडिया की हालांकि गुडविल बहुत है, लेकिन इंडिया को जो वहाँ पे मिलना चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट की वजह से, या फिर जो हम अफ्रीका के लोगों की हेल्प कर रहे हैं हर तरीके से, तो वो मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। जिसे कहते हैं रसूख। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रांस हो गया या फिर यूके हो गया, इन लोगों की कॉलोनीज थी पहले अफ्रीका में। तो आज भी आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे जितनी भी माइंस हैं, उनकी मोस्टली माइंस के जो मालिक हैं वो कौन से हैं, यूरोपियंस हैं। तो जबकि अफ्रीका को वो पहले कॉलोनाइज कर चुके हैं, लेकिन अगर इंडिया उसी माइन के लिए हम बोली लगाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है अफ्रीका की, वो भी ऐसा नहीं चाहती है कि अफ्रीका को वो इंडिया को प्रोजेक्ट मिल जाए, वो बल्कि प्रेफर करेंगे कि वो यूरोपियंस को प्रोजेक्ट मिले। तो इनका माइंडसेट जो है वो अफ्रीकन्स का वो कुछ इस तरीके से हो गया है। हालांकि हमारा सॉफ्ट पावर वहाँ पे बहुत है, हमारे लोगों की वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बेचती है या कुछ है। वो लोग हमें एज ए ब्रदर ट्रीट करते हैं, लेकिन आपको वही पता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। एक लिमिट के बाद अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इसके ऊपर इंडिया को ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें अपनी पॉलिसी इस तरीके से बनानी चाहिए कि वो
एक हाथ ले और एक हाथ दे वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले को लगे कि ये खैरात मिल रही है हमें, तो ये तो मिलनी ही मिलनी है, कहाँ जाएगी, दूसरा और जो मिल रहा है वो ले लो पहले, ये तो आ ही जाएगा, कल नहीं आज तो अब आप देख लेते हैं कि इंडिया और अफ्रीका के बीच में ट्रेड कैसा चल रहा है, या फिर इंडिया क्या हेल्प कर रहा है अफ्रीका की, ताकि वो और अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ और अपने लोगों को वहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड कर पाएँ। तो इसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, तो हम देखते हैं कि इंडिया और जो अफ्रीका का ट्रेड है, अफ्रीका की जब मैं बात करता हूँ तो मैं अफ्रीका एज ए वोल की बात कर रहा हूँ, जिसमें टोटल 54 कंट्रीज आ रही हैं। तो इंडिया और अफ्रीका का जो ट्रेड है वो लगभग $62 बिलियन का है। इसमें से भी क्या है कि मोस्टली जो इंडिया है वो सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करवा देता है कि आप अभी काम कर लीजिए और बाद में हमें पैसे दे दीजिएगा, या फिर इस तरीके से हम लोन में काम कर लेते हैं। कभी होता है कि आज आपने काम कर दिया और हम बाद में पैसे दे देंगे, तो इस तरीके से भी कई सारी चीज़ें होती रहती हैं। प्लस क्या है, चाइना जो है वो कभी भी इस तरीके की पॉलिसीज़ नहीं बनाता कि वहाँ पे जो अफ्रीका की करीब कंट्रीज़ हैं, छोटी कंट्रीज़ हैं, वो जाके चाइना में ट्रेड कर पाएँ। लेकिन इंडिया वालों ने कई सारी ऐसी जो सबसे गरीब कंट्रीज़ हैं, लगभग 20 से 25 अफ्रीका की, उनको हमने एक तरीके से ऐसा दिया हुआ है कि हम उनके जो भी वो सामान इंडिया में बेचना चाहते हैं, मतलब अगर वो कोई भी चीज़ अपने यहाँ से इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर हम कोई टैरिफ नहीं लगाते, ताकि वो अपना सामान यहाँ पे सस्ते दामों पे बेच पाएँ और कंपटीशन ना फेस करना पड़े उन्हें बहुत ज़्यादा। अदरवाइज़ क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि उनके सामान जो है वो इंडिया में बिक ना पाएँ। तो इस तरीके की हम फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करते हैं। अब ये देखिए, इंडिया ने उन्हें $12 का हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है उन्हें, ताकि वो लोग अभी इसे यूज करें और जब उनके पास पैसे होंगे तो हमें वापस करेंगे बाद में। हमने ऑलरेडी अफ्रीका के अंदर लगभग $10 बिलियन जो हैं वो हमने, जो मैंने आपको बताया था इंडिया किस किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, उनके हाइड्रो पावर डेवलपमेंट में, तो हम इन चीज़ों में उनको हेल्प करने के लिए हमने अभी तक उनके यहाँ पे अफ्रीका में $10 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया है ऑलरेडी। और आगे आने वाले सालों में भी हम इतना ही अमाउंट, लगभग 10 से 12 बिलियन हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में। जो कि इंडिया अफ्रीका जो समिट होती है, तो उस समिट में इंडिया ने ऐसा अनाउंस किया हुआ है कि हम 10 बिलियन डॉलर आने वाले 10 सालों में हम इन्वेस्ट करेंगे। तो और आप ये देख सकते हैं कि इंडिया जो है वहाँ पे जो अफ्रीका के डिप्लोमेट्स हैं, जैसे कि IAS ऑफिसर्स हैं इंडिया में, ऐसे ही जो अफ्रीकन डिप्लोमेट्स हैं उनको इंडिया जो है वो ट्रेनिंग देता है हर साल। लगभग इंडिया हर साल 50,000 स्कॉलरशिप देता है। स्कॉलरशिप मतलब आप समझ रहे हैं ना, इंडिया उनके लोगों को 50,000 अफ्रीकन स्टूडेंट्स को इंडिया में बुलाता है पढ़ाई करने के लिए। और ये जो होता है ये सब एकदम सब्सिडाइज रेट पे होता है। अगर मान लीजिए कि हमारे जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी की फ़ीस अगर 5 लाख रुपए है, तो हम उसे सब्सिडाइज रेट पे अफ्रीका वालों को देते हैं। जैसे मान लीजिए 5 लाख है, तो हमने उनसे बोला कि आप 50,000 फीस पे कर दीजिए और आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। कई सारों को हम 100% स्कॉलरशिप भी दे देते हैं। तो इस तरीके से हम अफ्रीका वालों को काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप देते हैं, ताकि वो इंडिया में आके एजुकेट हों और अपनी कंट्री को डेवलप कर सकें। और हमेशा आप देखेंगे तो जो अफ्रीका में पीस कीपिंग ऑपरेशन होते हैं, मैंने आपको बताया इनका बॉर्डर जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी वहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं, क्योंकि अंदर कई सारे ऐसे विद्रोही ग्रुप होते हैं जो कि चाहते हैं कि उनको अलग कंट्री मिले, तो हमेशा वहाँ पे लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो आप ये देखिए, लगभग 6,000 इंडियन सोल्जर्स हैं वो हमेशा वहाँ पे डिप्लॉयड रहते हैं एज ए UN पीस कीपिंग ऑपरेशन में, जो कि बहुत सारे लोगों की इनमें से डेथ भी रहती है। तो लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो पीछे नहीं हटता कि हमें अगर हेल्प करनी है अफ्रीका की, तो हम हर लेवल पे जाके हेल्प करेंगे अफ्रीका की। इंडिया ने अभी अफ्रीका के लिए हाल ही में नेटवर्क चालू किया है, जिससे कि क्या होगा, इंडिया में बैठे हुए जो हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, वो यहीं से उनको हेल्प कर सकते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में अफ्रीकन कंट्रीज़ में, या फिर एजुकेशन है उसके फील्ड में भी हम ये काम कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये नेटवर्क इंडिया ने भी पूरे अफ्रीका के लिए चालू किया है। और आप देख सकते हैं कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं जिसके बारे में भी आप जान सकते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है। तो अभी आपने ये वाला मिशन सागर, आप ये नाम आपने सुना होगा, एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये एक इनिशिएटिव है जो कि इंडिया चला रहा है। इसके थ्रू हम बहुत सारी हेल्प करते हैं ऐसी कंट्रीज़ को जिनका बॉर्डर इंडियन ओशियन से लगता है। इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो हमने वहाँ प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं उनमें जो डिले हो जाता है, तो हम कोशिश करें कि वो डिले ना हो और उसका जो टाइम है कंप्लीशन का, वो हम सही टाइम पे ही वो प्रोजेक्ट उनको हैंड ओवर कर दें कंप्लीट करके। और अभी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में जिनके यहाँ पे हमारी एम्बेसीज ओपन नहीं है। तो ऐसी 18 कंट्रियाँ इंडिया ने सेलेक्ट की हैं जहाँ पे इंडिया फ्यूचर में अफ्रीका में अपनी एम्बेसीज खोलने वाला है। और जब कोविड-19 के टाइम पे जो भी मेडिसिन होती हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट्स थी, या फिर अभी हम मेडिसिन जो भी बना रहे हैं कोविड-19 के समय में, जैसे कि अपने कोविड की हम वैक्सीन बना रहे हैं, हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो ये सब भी वैक्सीन जो हम बना रहे हैं ये भी हम वहाँ पे अफ्रीका की कंट्रियों से हमारी बातचीत हो गई है कि हम उनको फ्री रेट पे या फिर सब्सिडाइज रेट पे हम वहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अफ्रीका की हेल्प करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें। तो इससे क्या होगा कि हम, क्योंकि नहीं चाहते हैं कि जो इंडिया ने फेस किया वो सारी प्रॉब्लम्स अफ्रीका को भी फेस करनी पड़े, तो इस वजह से हम हर तरीके से अफ्रीका की हेल्प करना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही था।
और आगे मैं अलग अलग कंट्रीज़ के रिलेशनशिप, इंडिया के कैसे रिलेशन है उनके ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वो वीडियोस मिले तो आप वो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँगा तो आपको पता लग जाएगा, तो आप वो वीडियो ईजीली से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप शेयरिंग।